इंडिया रंगों, अलग अलग संस्कृतियों और पुरानी समझदारी का देश, अपने अंदर हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए है। इस बर्फ से ढके हिमालय से लेकर उष्णकटिबंधीय तटों तक इंडियाई सबकॉन्टिनेंट सभ्यता का पालना रहा है, जो सांस्कृतिक विरासत के एक समृद्ध ताने बाने का पोषण करता है। यह निबंध प्राचीन भारत के इतिहास में उतरता है, जिसके साम्राज्यों, धर्मों, कलाओं और दर्शनों की विरासत की खोज करता है, जो आज भी राष्ट्र को ऑफर देते गूढ़ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्तों के स्वर्णिम युग तक प्राचीन भारत ने पावरशाली साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने अपने सांस्कृतिक औन्नदृश्य पर एक अमिट मार्क छोड़ी। इस शानदार अतीत की गूंज सदियों से गूंज रही है, जो हमें ह्यूमन रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और सिविलाइजेशनों की ऑन्स पर इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। हमारी यात्रा सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों से शुरू होती है, जहां लगभग 3300 ईसा पूर्व दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक फली फूली। यह क्षेत्र, जो आज पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फैला हुआ है, एक समय में एक समृद्ध और जटिल समाज का केंद्र था। यहाँ की उपजाऊ भूमि और सिंचाई की उन्नत तकनीकों ने कृषि को फलने फूलने में मदद की, जिससे स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और गूढ़ लिपि के लिए जानी जाती है, प्राचीन भारतीय समाज की सरलता की एक झलक पेश करती है। इन शहरों में हम एक सुव्यवस्थित और सुविचारित शहरी ढांचे को देखते हैं, जिसमें घरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का एक जटिल नेटवर्क शामिल था। जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि यह आज भी इंजीनियरों को आश्चर्यचकित करती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर अपनी सावधानीपूर्वक नियोजित सड़कों, भव्य सार्वजनिक स्नानागारों और मानकीकृत बांटों और मापों के साथ सभ्यता के उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल के प्रमाण हैं। इन शहरों की सड़कों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, जो एक उन्नत स्तर की योजना और प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाता है। सार्वजनिक स्नानागार न केवल स्वच्छता के लिए, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण थे। जटिल नक्काशी और अभी तक अनडिसिफर्ड लिपि वाली मोहरों की खोज लेखन और संचार की एक अत्यधिक विकसित प्रणाली का सुझाव देती है। इन मोहरों पर चित्रित प्रतीक और चित्रलिपि हमें इस सभ्यता के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की झलक देते हैं। हालांकि इनकी लिपि को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह एक समृद्ध और विविध समाज था। सिंधु लोग कुशल कारीगर थे, उत्तम मिट्टी के बर्तन, गहने और मूर्तियां बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन न केवल उपयोगी थे, बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से भी आकर्षक थे। गहनों और मूर्तियों में उनकी कला और शिल्प कौशल की झलक मिलती है, जो उनके समाज की समृद्धि और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाती है। उनके व्यापार नेटवर्क दूर दूर तक फैले हुए थे, जो उन्हें मेसोपोटामिया जैसी दूर की भूमि से जोड़ते थे। यह व्यापार न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान था, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान था। सिंधु घाटी के लोग समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से व्यापार करते थे, जिससे उन्हें विभिन्न सभ्यताओं के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर मिला। अपनी प्रगति के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता का 1900 ईसा पूर्व के आसपास रहस्यमय ढंग से पतन हो गया, जो नवाचार और साजिश की विरासत को पीछे छोड़ गया। पतन के कारणों पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस सभ्यता ने अपने पीछे एक समृद्ध सांस्कृतिक और तकनीकी विरासत छोड़ी है। आज पुरातत्वविद और इतिहासकार इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम उनके जीवन और उपलब्धियों के बारे में और अधिक जान सकें। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व इंडो आर्यन लोगों के आगमन के साथ इंडियाई इतिहास में एक नया अध्याय सामने आया। वैदिक ओफल, जिसका नाम वेदों के नाम से जाने वाले पवित्र ग्रंथों के नाम पर रखा गया है, एक विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के उद्भव का गवाह बना। वेद भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक, हिंदू धर्म की नींव प्रदान करता है। ये पवित्र ग्रंथ वैदिक लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और सामाजिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करते आ रहे। उन्होंने बलिदान, कर्मोफंडी पवित्रता और ज्ञान की खोज के महत्व पर विचार दिया। वैदिक समाज 4 वर्गों या वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी
और शूद्र मजदूर। इस सामाजिक पदानुक्रम ने प्राचीन इंडियानों के जीवन को ए ऑफर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 4, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ने भारत में गहन आध्यात्मिक जागृति की अवधि देखी, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों ने पारलौकिक वैदिक मान्यताओं को चुनौती दी और मोक्ष के वैकल्पिक रास्ते पेश किए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान, नैतिक आचरण और 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग की शिक्षा दी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, आत्म अनुशासन और जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत का प्रचार किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की, समाज के सभी वर्गों के अनुयायियों को आकर्षित किया। उनकी शिक्षाएं भारत की सीमाओं से वन फैलीं, जिससे पूरे एशिया में विचार और संस्कृति प्रभावित हुई। भाग 5, मौर्य साम्राज्य, एक उपमहाद्वीप को एकीकृत करना। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक शक्तिशाली शासक मगध साम्राज्य से उभरा और भारत में पहले प्रमुख साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से शासन किया। उन्होंने एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसने उनके साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एक केंद्रीकृत शासन के तहत एकजुट किया। इस साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक एकता लाई, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को भी बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और इसे और भी मजबूत बनाया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक को व्यापक रूप से भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सुधार किए और अपने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तार किया। एक खूनी लड़ाई के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अपने पूरे क्षेत्र में शांति, अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने महसूस किया कि सच्ची विजय दिलों को जीतने में है, न कि युद्ध में। उन्होंने अपने जीवन को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। अशोक का शासनकाल सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का काल था। उन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के विकास को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक और वैज्ञानिक कृतियों का सृजन हुआ। अशोक ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सद्भावना स्थापित की। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रोत्साहित किया, सड़कों और अस्पतालों का निर्माण किया और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले अपने शिलालेखों के साथ खुदे हुए स्तंभ बनाए। अशोक के शिलालेख उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके नैतिक सिद्धांतों का विवरण देते हैं। इन शिलालेखों ने न केवल उनके समय में, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। एकता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण की मौर्य साम्राज्य की विरासत ने भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियां आज भी भारतीय सभ्यता के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में मानी जाती हैं। उनकी नीतियों और विचारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। भाग 6, गुप्तों का स्वर्ण युग, कला और विज्ञान का उत्कर्ष। यह वह समय था जब भारत ने कला और विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय ऊंचाइयों को छुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत ने कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय देखा। इन राज्यों ने अपनी अपनी संस्कृतियों और परंपराओं को विकसित किया, जिससे भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध हुई। 4ठी शताब्दी सीई में गुप्त वंश के तहत उत्तरी भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। गुप्त शासकों ने एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की, जिसने कला और विज्ञान के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया। गुप्त काल को अक्सर प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य और गणित में असाधारण उपलब्धियों द्वारा चिह्नित है। इस युग में साहित्यिक कृतियों का सृजन हुआ, जिनमें कालिदास की रचनाएं प्रमुख हैं। गुप्त शासकों के संरक्षण में कला और वास्तुकला फली फूली परिष्कार की नई ऊंचाइयों तक पहुंची।
मंदिरों और मूर्तियों में अद्वितीय शिल्प कौशल देखा गया, जो आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं उत्तम भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजी हुई हैं, उस युग की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं। इन गुफाओं में चित्रित कहानियां और धार्मिक दृश्य उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को दर्शाते हैं। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातु विज्ञान में भी महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी इस युग में महत्वपूर्ण योगदान हुआ, जिससे चिकित्सा विज्ञान में नई ऊंचाइयां प्राप्त हुईं। दशमलव प्रणाली का आविष्कार, शून्य की अवधारणा और पाई की गणना का श्रेय इस युग के भारतीय गणितज्ञों को दिया जाता है। इन आविष्कारों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गणित के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, ने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा। उनकी गणनाएं और सिद्धांत आज भी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियों की गुप्त काल की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र बना।